गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंपैक्शन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ा था वहां पे हमने सबको एक अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया था। अब हमने क्या किया, सारी चीजों को एक साथ समराइज कर दिया। समराइज का मतलब कि सारी चीजों को एक साथ मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया है। हमने अलग अलग पढ़ा था कि सॉइल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, स्वेलिंग, श्रिंकेज, उसके अलावा सेंसिटिविटी, शियर स्ट्रेंथ, क्या फर्क पड़ेगा, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया। इससे आपको एग्जाम में याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले इस कॉलम में मैंने प्रॉपर्टी लिखा, फिर ये ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है और ये वेट ऑफ ऑप्टिमम है। मैंने क्या बताया था कि जो ओएमसी होता है, ओएमसी के लेफ्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और जो ओएमसी के बाद का जो राइट का पार्ट होता है, ओएमसी से ज्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑप्टिमम। अब उनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा फर्क पड़ता है। तो जो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है वहां पे कॉम्पैक्शन करने से आफ्टर कॉम्पैक्शन जो आपका पार्टिकल का ओरिएंटेशन होता है वो आपका रैंडम होता है। और रैंडम किसमें होता है, ये होता है फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर में। ठीक, अब बात रैंडम इसलिए क्योंकि पानी की कमी भी होती है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में, इसलिए मैंने बताया था कि ये फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर आपका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट ऑफ ऑप्टिमम, यहां पे आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कॉम्पैक्शन करने से उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में एलोंगेट, मतलब एक ही डायरेक्शन में उनका जो डायरेक्शन होता है एक समान हो जाता है। सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। देखिए यहां पे ओरिएंटेड और रैंडम में डिफरेंस यही होता है। देखिए रैंडम का मतलब क्या होता है कि मैं चीजों को यहां पे बता रहा हूं कि अगर आप पार्टिकल को देखोगे, रैंडम का मतलब कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है, लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में सारे लोग आ जाएं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेड। तो आप देखोगे डिस्पर्स स्ट्रक्चर में सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेड। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें वाटर डिफिशियंसी, अब हम ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ जब रहते हैं तो वहां पे वाटर डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि वाटर डिफिशियंसी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर होती है, लेकिन वेट ऑफ ऑप्टिमम में जाओगे तो वहां पे लेस होती है। लेस क्योंकि वहां पे आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से चीजों को ज्यादा ले रहे हो। क्योंकि अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, सपोज दैट कि दिस इज द ग्राफिकल, तो मैंने ये कर्व बनाया था, दिस इज द ओएमसी। अगर मैं बात करूं दिस इज द ओएमसी, और ओएमसी से आगे की चीजें ये जो होती है ये वेट ऑफ ऑप्टिमम होता है, और इधर होता है ड्राई ऑफ ओएमसी। ड्राई ओएमसी होता है और ये होता है क्या, वेट ओएमसी। ठीक है, तो ये फर्क होता है। लेफ्ट साइड में ड्राई होता है और इस साइड में वेट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, जो वेट है मतलब ओएमसी से मॉइस्चर आपको ज्यादा रखा है। तो जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे आपकी वाटर डिफिशियंसी क्या होगी, लेस होगी। बहुत ही सिंपल याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये स्वेलिंग क्या होता है, स्वेलिंग का मतलब होता है कि उसमें वाटर की डिफिशियंसी रहती है और उसके वैल्यूम में एक्सपेंशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है कि वैल्यूम में एक्सपेंशन होना, तो दैट इज स्वेलिंग। स्वेलिंग अगर आप देखोगे तो जो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है वहां पे स्वेलिंग ज्यादा होती है, लेकिन वेट ऑफ ऑप्टिमम में देखोगे तो स्वेलिंग क्या होती है, लेस होती है। ठीक, बहुत अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में इनके बारे में बताया था। नेक्स्ट मैं बात करूं श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पे श्रिंकेज ज्यादा होता है। अब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में अगर आप देखोगे तो यहां पे मॉइस्चर की कमी रहती है, तो यहां पे श्रिंकेज नहीं होता है। श्रिंकेज ज्यादा कहां पे होता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में सबसे ज्यादा श्रिंकेज आपका होता है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है। तो वॉल्यूम में वहां पे क्या कहता है, श्रिंकेज के जब ड्राई होती है सॉइल, जब उसमें से वाटर इवेपोरेट कर जाता है तो वो बहुत जल्दी श्रिंक भी करती है। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल में उसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, तो वो श्रिंक कर जाती है। तो दैट इज श्रिंकेज इज मोर। नेक्स्ट अगर बात करें कंस्ट्रक्शन पोर वाटर। अब ये पोर वाटर क्या होता है, देखिए पोर वाटर का मतलब ये होता है कि जो वाइड्स के अंदर वाटर फंसा रहता है दैट इज कॉल्ड पोर वाटर। अब आप ये बताइए कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा होगा कि वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा होगा। अब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में पहली बात तो मॉइस्चर की कमी रहती है, डिफिशियंसी रहती है, तो जाहिर सी बात है पानी वहां पे ज्यादा पोर में नहीं होगा। तो यहां पे आप देख पाओगे कि कंस्ट्रक्शन पोर वाटर दिस इज द लेस। यहां पे अगर बात करें कि जो वेट ऑफ ऑप्टिमम है यहां पे आपका मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो इनके वाइड में आपका पानी भी ज्यादा रहता है, तो दैट इज मोर। नेक्स्ट बात करें अगर
दैट इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का अगर फर्क देखें तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी ज्यादा होती है और उसके बाद में आपकी वेट ऑफ ऑप्टिमम में जो है परमेबिलिटी वो कम होती है। ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी इसकी क्या रहती है, कम रहती है। अब बात कर लेते हैं यहां पे क्यों ऐसा होता है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप देखोगे कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर होता है और फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर में आपका वाइड बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वहां पे पार्टिकल में क्या कहते हैं कि वाइड्स बड़ा होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे वेट ऑफ ऑप्टिमम में देखोगे तो यहां पे क्या पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, तो डिस्पर्स में वाइड ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जब वाइड ज्यादा बड़े नहीं होते हैं एज कंपेयर टू फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर तो उसकी परमेबिलिटी कम होती है। इसीलिए परमेबिलिटी यहां पे मोर होती है और यहां पे वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस होती है, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में जो है डेंसिफाई सॉइल और ज्यादा हो जाती है, उनका जो है बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है पार्टिकल में, इसलिए वेट ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी के दो क्राइटेरिया हैं यहाँ पे, एक हाई स्ट्रेस लेवल है और एक लो स्ट्रेस लेवल है। हाई स्ट्रेस लेवल में अगर आप देखोगे तो हाई स्ट्रेस लगाने से क्या होता है कि हम इसमें बात करें फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर में, तो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आप हाई स्ट्रेस लगाते हो तो उनके बीच में जो आयनिक बॉन्डिंग के कारण, उनके सरफेस चार्ज के कारण जो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर होता है उनका बॉन्ड ब्रेक कर जाता है एट हाई स्ट्रेस लेवल पे। जब हाई स्ट्रेस लेवल पे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो सॉइल ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, तो इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी मैंने क्या लिखा, मोर, बट यहां पे क्या होगा, लेस। नेक्स्ट बात करते हैं लो स्ट्रेस लेवल। लो स्ट्रेस लेवल का मतलब है कि आपने इतना स्ट्रेस लगाया कि फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर का बॉन्ड टूट नहीं पाता है। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है उसकी मजबूती ज्यादा रहेगी। तो यहां पे देखोगे कि यहां पे कंप्रेसिबिलिटी लेस आएगी और यहां पे कंप्रेसिबिलिटी मोर आएगी। ठीक है, तो दोनों को ध्यान देना है, एग्जाम में हाई पे पूछा है या लो पे पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यहां पे मोर होती है, यहां पे लेस होती है। अब सेंसिटिविटी मोर इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा यहां पे फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर रहता है। फ्लक्चुएटेड जब तक स्ट्रक्चर रहेगा तब तक उसकी बहुत अच्छी मजबूती रहती है, लेकिन जैसे ही आप रिमोल्ड करते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी का मतलब इसका क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को डिस्टर्ब करते हो फिर उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हो, फिर देखते हो कितनी आती है, तो आप देखोगे जब वो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर में रहेगा तब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सेंसिटिविटी होता क्या था, जो रेशियो होता था, इट इज रेशियो ऑफ क्यू यू अपान क्यू, जो भी रहता है अनडिस्टर्ब अपान रिमोल्डेड रहता है। दो चीजों का रेशियो रहता है, मतलब मैं अगर बात करूं जनरली इसको मैथमेटिकली फॉर्म में, तो जो सेंसिटिविटी होता है एस के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, दैट इज क्यू यू अपान क्यू यू। ऊपर जो लिखूंगा मैं अनडिस्टर्ब लिखूंगा और नीचे जो लिखूंगा मैं रीमोल्डेड लिखूंगा। तो क्यू अनडिस्टर्ब अपान क्यू रीमोल्डेड होता है। जैसे ही अनडिस्टर्ब में आप देखोगे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर उसका ब्रेक होगा, रीमोल्डिंग होगा, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। तो इसी वजह से सेंसिटिविटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन डिस्पर्स स्ट्रक्चर की क्या होती है, लेस होती है। फिर बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ की। देखिए शियर स्ट्रेंथ की मतलब क्या होता है कि जब तक उसका बॉन्डिंग अच्छा बना रहेगा फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर का, तो वहां पे शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हम ड्राई ऑफ ऑप्टिमम को पढ़ रहे हैं और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मॉइस्चर कम होता है। जब मॉइस्चर कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगी। या आपने क्या पढ़ा था, मैंने एक बार और पढ़ाया था लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट में, जब कोई वाटर लिक्विड लिमिट पे होता है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए यहां पे शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लेस। नेक्स्ट मैं बात करूं दैट इज रेट ऑफ कंप्रेशन। रेट ऑफ कंप्रेशन का मतलब है टाइम के साथ कौन चीजें ज्यादा कंप्रेस होंगी, तो ये वाला ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा कंप्रेस होगा एज कंपेयर टू यहां पे दैट इज, इससे अगर कंपैरिजन करोगे वेट ऑफ ऑप्टिमम में। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, एक पॉइंट और है जो इसमें ऐड अप कर सकते हैं कि फेल्योर की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक पॉइंट और हम ऐड अप कर सकते हैं, दैट इज, इसको मैं यहां पे रफ करूंगा, उसके बाद में आपको यहां पे एक पॉइंट और ऐड अप आप कर सकते हो इसी के साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे इसी में ऐड कर देते हैं। वो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आप यहां पे, अगर आप इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे मैं डिस्कस करता हूं चीजों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि आपका कैसा फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। लास्ट पॉइंट है जो भी होगा आपका, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि इसका फेल्योर कैसा होगा। तो दिस इज ब्रिटल फेल्योर, ब्रिटल फेल्योर होगा, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ब्रिटल फेल्योर, और हाई पीक होगा, हाई पीक, ठीक है, दिस इज द हाई पीक इसमें रहेगा, दैट इज हाई पीक। उसके बाद में दिस इज द डक्टाइल फेल्योर, दिस इज द डक्टाइल फेल्योर, ठीक है, लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और लो पीक, लो पीक। मतलब अगर ग्राफिकली बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, कुछ ब्रिटल फेल्योर होगा तो इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से फेल्योर करने के बाद चीजें ऐसे जाएंगी। लेकिन यहां पे अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचूं तो थोड़ा सा लो आएगा और आपका डक्टाइल फेल्योर होगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर रहेगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द सिग्मा और दिस इज द स्ट्रेन। तो दोनों में फर्क पड़ेगा, आप देख पाओगे कि इसके बीच में जो थीटा होगा कम होगा, इसके बीच में थीटा ज्यादा होगा। तो जैसे कंक्रीट का ब्रिटल फेल्योर पढ़ते थे तो वैसे इसका फेल्योर होगा, और इसका थोड़ा सा आपका प्रोग्रेसिव फेल्योर होगा। आप देखोगे उतना ज्यादा इसमें ब्रिटल फेल्योर नहीं होगा, ठीक है। जैसे माइल्ड स्टील फेल करता है वैसे ही कुछ इसमें रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको समराइज किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता क्वेश्चन कोई भी है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। बस कुछ नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे फिर चीजें कर ले जाओगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें ये हमें मतलब करना होता है कि हमें ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में उसको कंपैक्ट करना है कि वेट ऑफ आपका वेट ऑफ ऑप्टिमम में उसको आपको कंपैक्शन करना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, कि आप कोई अर्दन डैम बना रहे हो, या आप कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या आप कोई एम्बैंकमेंट बना रहे हो, उस पर ये डिपेंड करता है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक कॉलम लिखा गया है, दैट इज प्रोजेक्ट, दिस इज द कॉम्पैक्शन वाटर कंटेंट, और दिस इज द रीजन, कि हम क्यों बना रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आईईएस में पूछे जा चुके हैं, तो चांस है कि आपके एग्जाम में भी ये चीजें आ जाएं। देखिए फ्रेंड्स, कोर ऑफ अर्थन डैम जो है होता, जो अर्दन डैम बनाते हैं, अर्दन डैम का मतलब ये होता है जो मिट्टी का डैम बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्दन डैम। कोर का मतलब यहाँ पे ये होता है, कोर का मतलब होता है बीच का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट की वॉल है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ चीजों को, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोर क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका कोर क्या होता है, कोर से रिलेटेड जो बातें होंगी, कोर कैसे पहचानते हैं, कहां पे कोर होता है, क्या कॉम्पैक्शन करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डील करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्शन चैप्टर से गेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं जो कि थ्योरेटिकल और आईईएस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए ऑल इंडिया लेवल पे, कॉम्पैक्शन से कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चंस तो मिलना ही मिलना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बात कर रहा था कोर ऑफ अर्दन डैम। तो कोर ऑफ अर्दन डैम का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि एक आपने डैम बनाया, सपोज दैट मैं इस डैम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो कोर ऑफ अर्दन डैम का मतलब ये होता है कि जो बीच की ये पार्ट होगा, ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कोर ऑफ अर्दन डैम, ठीक है। ये मतलब होता है क्लियर। कोर ऑफ अर्दन डैम का मतलब है कि बीच का पार्ट, ये आउटर पार्ट, ये इनर पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, या इसको इनर इसको आउटर बोल सकते हो। तो बीच का जो मिट्टी होती है, सपोज दैट ये डैम है, बहुत ज्यादा ये बड़ा डैम है, इसके बीच की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो कोर होता है, कोर को हम लोग वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। तो कोर ऑफ अर्दन डैम जो होता है, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी रीजन समझ लो। यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है,
टू रिड्यूस परमेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग इन कोर। अब देखो क्या होता है कि सपोज दैट कि यहाँ पे अगर आपने अर्दन डैम बना है, ये ब्रिक का नहीं है ना ही कोई आपका कंक्रीट डैम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने जो डैम बनाया ये डैम आपका है किसका, मिट्टी का बना हुआ है। अब आप ये देखोगे कि जो सॉइल का बना है तो उसको सबसे खास बात यह है कि आपको परमेबिलिटी रिड्यूस करना है। अब परमेबिलिटी रिड्यूस करना है तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि आप कौन सी सॉइल यूज करोगे। सैंड तो यूज करोगे नहीं, ग्रेवल तो यूज ज्यादा करोगे नहीं। जो कोर बनाया जाता है वो सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है, ज्यादातर क्ले रहती है। क्यों? क्ले का पार्टिकल फाइनर होता है और जिसका पार्टिकल फाइनर होता है उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। क्ले की परमेबिलिटी लगभग बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि क्ले का ज्यादा यूज करते हैं। तो ये डैम जो बनाया जाता है कोर ऑफ अर्दन डैम, ये ज्यादातर कोशिश की जाती है कि किसका बनाया जाए, क्ले का बनाया जाए। ठीक है, अब ये क्ले का बनाया जाता है, फिर इसका कॉम्पैक्शन किया जाता है। ठीक है, वो किससे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन काम देखिए, पानी जब यहाँ से पास करता है, जो अर्दन डैम होता है, भाई मान लिया डैम है, पानी इधर से जब पास करेगा तो जाहिर सी बात है अगर मान लिया आपने कोर को क्या कहते हैं, अगर आपने सही से कॉम्पैक्ट नहीं किया तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो पानी इसमें आसानी से क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, जिससे आप देखोगे कि इधर भी पानी आ जाएगा और इधर की मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो आपका डैम में क्या होता है कि क्रैक डेवलप हो जाएंगे और आपका वहां पे जो मिट्टी का कटान है डैम पीछे से कटना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे उसमें होल डेवलप हो जाएंगे डैम के अंदर। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसकी परमेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि इसको वेट ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट करते हो, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम मैंने बताया था कि परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था पहले भी कि वेट ऑफ ऑप्टिमम और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम परमेबिलिटी किसमें कम होती है, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम परमेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर जो होता है आपका डिस्पर्स होता है। अब बात कर लेते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम टू रिड्यूस परमेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग इन कोर। कोर में जो है आपका क्या कहते हैं कि वहां पे क्रैक भी डेवलप नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए पानी इंटर करेगा तो पानी इंटर करने से क्या है कि उस पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, जब उसमें सब पानी निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो है क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो क्रैक डेवलप होने की वजह से भी इसको रोकना होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं होमोजीनियस एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि आपको कहीं पे कोई मतलब क्या कहते हैं, सपोज दैट इस तरीके से एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं। सपोज दैट कि आपको कोई हाईवे बनाना है, क्या बनाना है, हाईवे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, उस चीज को मान लेते हैं हाईवे बनाना है, तो इस तरीके से आप देखोगे आपको चीजें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये रोड है, एम्बैंकमेंट है, जो कि आपका ट्राइपोजाइडल शेप में होता है। तो आप देखोगे कि इसको जब बनाना होता है, इसका पार्ट जो इसके अंदर मिट्टी भरी जाती है उसको आपको होमोजीनियस रखना है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे उसको कॉम्पैक्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं उसका भी रीजन समझो। टू हैव ए स्ट्रॉन्गर सॉइल टू प्रिवेंट बिल्टअप ऑफ हाई पोर वाटर प्रेशर। देखिए यहाँ पे एक ही समान आपको करना है। होमोजीनियस अगर डैम है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो सॉइल आपने यूज किया उसमें जो भरा गया सॉइल है, जो लेयर है, लगभग ये जो सॉइल आपने फिलअप कर रखा है, ये होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सारे पार्टिकल एक ही नेचर के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रेवल भी भर रखा, सब कुछ भर रखा। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में क्यों करते हो। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में आपको स्ट्रॉन्गर सॉइल मिल जाती है, क्योंकि वहां पे सॉइल स्टिफ रहती है और उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और एम्बैंकमेंट जो बनाया जाता है, या तो उस पर रेलवे ट्रैक निकलता है, या तो फिर आपका क्या कहते हो एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, तो वहां से बाहरी व्हीकल्स निकलते हैं, ट्रक निकलेगा। ट्रेन में अगर आप देखोगे मालगाड़ी निकलते हैं तो उस पर काफी ज्यादा लोड होता है। तो प्रिवेंट द बिल्टअप हाई पोर वाटर प्रेशर, तो वहां पे पोर वाटर प्रेशर को रोकना होता है, क्योंकि अगर पोर वाटर प्रेशर यहाँ इंटर कर गया या वाटर किसी भी तरीके से रोड में इंटर करता है तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है एम्बैंकमेंट का है, या कहीं ना कहीं इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस एम्बैंकमेंट होगा तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम करोगे, लेकिन अगर इसी होमोजीनियस की जगह पे हेट्रोजीनियस कर देगा तो आपको वेट ऑफ ऑप्टिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबग्रेड पेमेंट। जो सबग्रेड पेमेंट है आपका, तो इस पे आपको क्या करना है, वेट ऑफ ऑप्टिमम करना है। इसका रीजन समझो। सबग्रेड का मतलब ये होता है कि जो नीचे की सबसे आपने पढ़ा होगा हाईवे में, जब आपने क्या पढ़ा था, हम लोग लेयर पढ़ते हैं, बहुत सारी लेयर है, ऐसे करके आपने देखा होगा लेयर बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे सॉइल सबग्रेड होता है, क्या होता है, सॉइल सबग्रेड होता है। ठीक है, सॉइल सबग्रेड, फिर सब बेस होता है, सब बेस होता है, फिर बेस कोर्स होता है, ऐसे लेयर बनाई जाती है। तो ये जो सॉइल है, सॉइल सबग्रेड है टू लिमिट
लिमिट वॉल्यूम चेंज एंड रिड्यूस परमेबिलिटी। क्यों? अब देखो, अगर मान लिया इसको आपने सही से कॉम्पैक्ट नहीं किया वेट आप ऑप्टिमम पे, तो आप देखोगे अगर गलती से भी पानी यहां इंटर किया तो ये लेयर क्या कर जाएगी, थोड़ा इसका वॉल्यूम चेंज होगा। जब इस वाली का वॉल्यूम चेंज होगा तो ऊपर वाली लेयर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इस वाली का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, फिर इस वाली का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि रोड में जो है कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा शुरू हो जाता है, कहीं पे लेवल कुछ और होगा, कहीं पे लेवल कुछ और होगा। ऐसा लगेगा कि रोड कहीं पे क्या है कि कहीं पे उठ जाएगी, कहीं पे गिर जाएगी, ऐसा लगेगा कि रोड आपका फेलियर हो गया। क्योंकि अगर यहां से चीजें चेंज होती हैं नीचे वाली लेयर से, क्योंकि ये बेस है, अगर बेस आपका बर्बाद हो गया तो फिर आगे चीजें ऊपर क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो आप देखोगे कि ऊपर की जो रोड है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोड पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपके सॉइल अपग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो ये कैलिफोर्निया बेयरिंग टेस्ट से सीबीआर टेस्ट जब आप करते हो तो वहां पे सॉइल अपग्रेड की ही आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ निकालते हो। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, वेट ऑफ ऑप्टिमम टू लिमिट वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर यहां पे इंटर किया तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। एंड रिड्यूस परमेबिलिटी, अगर आप वेट ऑफ ऑप्टिमम नहीं करोगे तो पानी आसानी से इंटर कर जाएगा। पानी आसानी से जब इंटर कर जाएगा तो आप देखोगे क्या कि पानी यहां बिल्टअप करेगा हाई पोर वाटर प्रेशर, जिसकी वजह से रोड फेल कर जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फील्ड कंट्रोल ऑफ कंपैक्शन। फील्ड कंट्रोल कंपैक्शन अगर हम बात करें तो यहां पे बात करें, देखिए फील्ड कंट्रोल कंपैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिफरेंट रिलेशनशिप होना चाहिए किसके किसके बीच में, गामा डी, गामा बल्क एंड वाटर कंटेंट। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इन द फील्ड वी हैव टू इंश्योर दैट कि गामा डी एंड वाटर कंटेंट आर विद इन द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा ना हो और बहुत ही कम ना हो। हेंस इन द फील्ड वी कैलकुलेट गामा बल्क एंड वाटर कंटेंट W एंड गामा डी। गामा डी का एक फार्मूला हमने पढ़ा था शुरुआत में, गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपान 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे अभी डील किया। अब फ्रेंड्स हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें सीखेंगे जो कि हमें पता है और कैसे हम लोग इसको डील कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स हमें ये पता है कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, उससे हम लोग इसको थोड़ा सा डील करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो सॉइल है, जो वाटर कंटेंट है, फील्ड पे काम करना है, तो उसके लिए मेथड भी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपके पास ये इक्वेशन है, दैट इज गामा डी इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब आप देखो जो गामा बल्क है ये फील्ड की डेंसिटी है, तो गामा बल्क कैलकुलेटेड फ्रॉम फील्ड पे कैसे निकालते हैं, गामा बल्क दैट इज कोर कटर। ऐसा क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, कोर कटर मेथड। उसके बाद में सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद में मेथड एक तो और था वाटर बैलन मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड आप यूज करते हो। ठीक है, कोर कटर हो जाता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो जाता है, वाटर बैलन मेथड, और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें उसके अलावा आपका जो अदर मेथड आ सकता है दैट इज न्यूक्लियर मेथड। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इससे भी निकालते हैं न्यूक्लियर मेथड। और आपको ये तो गामा बल्क था, अगर मुझे वाटर कंटेंट निकालना हो, वाटर कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे रबर बैलन कर दीजिए, वाटर नहीं है, यहाँ पे रबर है। रबर की एक पॉलीथीन के थ्रू हम लोग निकालते हैं, उसमें पानी फिलअप कर देते हैं, जो भी आपने जहाँ पे सॉइल सैंपल आप निकालते हो वहाँ पे एक रबर का बैलून बना लेते हैं और उसमें पानी फिलअप करते हैं, तो वहाँ से डेंसिटी निकालते हैं। वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ पे काम करो, फील्ड पे काम कर रहे हो, तो फील्ड पे काम करोगे तो एल्कोहल मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और आप कौन सा यूज कर सकते हो, रेडिएशन मेथड, ये सारे मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे
रेडिएशन मेथड के अलावा एक और था आपके पास, एल्कोहल के अलावा आपने कौन कौन से वाटर कंटेंट के पढ़े थे? ओवन ड्राई पढ़ा था, ये सारे मेथड आपने पढ़े थे, लेकिन ओवन ड्राई ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है? ये आपका लैब में यूज होता है। तो ये एल्कोहल मेथड हो सकता है, रेडिएशन मेथड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मेथिलेटेड भी था, इसके अलावा रेडिएशन था, एक था और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं, वाटर डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं था। वाटर डिस्प्लेसमेंट से तो हम लोग निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे और भी इसमें लिखना, आप तो इसको पढ़ भी चुके हो तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखने की। अब हम लोग इसमें वाटर कंटेंट के वही मेथड अप्लाई करेंगे जो फील्ड में यूज होते हैं। डेंसिटी के ये मेथड होते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डेंसिटी कैलकुलेशन। 4 ऑप्शन में क्या करेगा? कोर कटर दे देगा, सैंड रिप्लेसमेंट दे देगा, एल्कोहल मेथड दे देगा, रेडिएशन मेथड दे देगा। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि जो भी बेसिक आपने डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट निकालने का मेथड पहले से पढ़ रखा है, वही सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे गामा बल्क आप निकाल ही सकते हो। सपोज दैट गामा बल्क आपको निकालना है तो गामा बल्क आप इसी मेथड से निकाल सकते थे। अब वो कोर कटर यूज कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगा कि कोर का कितना वैल्यूम है, क्या है, वेट है, क्या है, वो सब पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक डेफिनेट रिलेशनशिप किसके किसके बीच, मॉइस्चर कंटेंट और डेंसिटी के बीच में आना चाहिए, तो उससे हम लोग इसको रिलेट कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो एक जनरल बात थी। अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस टाइप का इक्विपमेंट्स हो, किससे हम कॉम्पैक्ट करें और कौन सी सॉइल है आपके पास जिससे हम चीजों को क्या कर सकें, कॉम्पैक्ट कर सकें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन बनाएंगे और उसको लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सी सॉइल के लिए, मान लिया कि आपकी सैंडी सॉइल है, कि आपके पास ग्रेवली सॉइल है या कोई और सॉइल है, कैसे हम उसको कंपैक्ट करेंगे, रोलर से करेंगे या पिनोमेटिक रोलर से करेंगे या वाइब्रेटर से करेंगे, किससे करेंगे, उनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका आप देखोगे, गेट का क्वेश्चन एग्जाम हो चाहे SSC का एग्जाम हो, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जितना कॉम्पैक्शन आपने अभी तक पढ़ा, कहीं ना कहीं उसमें भी इसका काफी ज्यादा वेटेज है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी हम लोग एक साथ कॉलम के फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एक बार सीख लेंगे तो फिर बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सॉइल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मैचिंग में बहुत पूछा गया है। IES में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जाकर के, तो वहां पे चीजें क्या है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। उसके साथ साथ इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में गेट में भी कई बार पूछा गया, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो लेट अस स्टार्ट। चीजें एक साथ मैं एक कॉलम में लिखूंगा और वहां से आपको यहाँ से चीजें को डील करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपकी चीजें क्या है, थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल चीजों को आपको थोड़ा सा एक बार समझ लोगे, फिर चीजें याद हो जाएंगी। जैसे suitability of compaction equipment, suitability of compaction equipment, ये हेडिंग आपकी रहेगी। कहां पे कौन सा इक्विपमेंट लगाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, suitability of compaction equipment। पहला अगर मैं बात करूं, यहां पे एक कॉलम है, दैट इज टाइप ऑफ इक्विपमेंट। किस टाइप का इक्विपमेंट आप यूज कर पा रहे हो, टाइप ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद में सॉइल टाइप, सॉइल टाइप, और उसके बाद में नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। इस कॉलम में जो आपको लिखना है वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मान लिया रैमर, टेम्पर, फ्रॉग हैमर। पहला है रैमर, इसको दुरमुट भी बोलते हैं। दुरमुट गांव में इसकी भाषा में बोलते हैं, जब आपका घर में फाउंडेशन बनता है, ठीक है, तो उसमें आप दुरमुट से क्या करते हो, कॉम्पैक्शन करते हो। ठीक है, तो रैमर, उसके बाद टेम्पर, दैट इज टेम्पर, TAMPER, टेम्पर, और इसको फ्रॉग हैमर भी बोलते हैं। फ्रॉग जैसा शेप होता है, इसलिए इसको फ्रॉग हैमर भी बोलते हैं कई बार, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑल टाइप के लिए अवेलेबल होता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, ऑल टाइप ऑफ
सॉइल, किसी भी सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ इन कन्फाइंड एरिया, इन कन्फाइंड, अभी सबके बारे में समझाएंगे। इन कन्फाइंड एरिया ब्रैकेट में फिल, जहां पे फिलिंग करनी होती है फिल, बिहाइंड रिटेनिंग वॉल, बिहाइंड रिटेनिंग वॉल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल, बेसमेंट वॉल, बेसमेंट वॉल कॉमा ट्रेंच फिल्स, यहां यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रॉग हैमर होता है, जो रैमर होता है और टेम्पर होता है, उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। पहली बात तो ये आल टाइप के लिए अवेलेबल हो, चाहे वो ग्रेवल हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो क्ले हो, या दोनों का मिक्सचर हो, सबके लिए इन कन्फाइंड एरिया। कन्फाइंड एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपकी मशीनरी ना जा सके। सपोज दैट आपने एक ट्रेंच को डिग किया, अब उस ट्रेंच में आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं जा सकती, तो उसको कंपैक्ट करने के लिए आपको मैनुअली वर्क करना पड़ता है, जो कि आपको ये वाले वर्क जो रैमर है, फ्रॉग हैमर है, उसको यूज करोगे। सपोज दैट कि आपने कोई फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन में अगर आप देखोगे तो कोई बड़ा बुलडोजर या कोई मशीनरी काम नहीं कर पाती, या जो रोलर से रोड बनाई जाती है जो कंपैक्शन में यूज होता है वो भी वहां पे नहीं जा सकता। तो कन्फाइंड का मतलब ये होता है कि लिमिटेड होना, जहां पे कोई भी मशीनरी आसानी से नहीं पहुंच सकती है, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड एरिया। बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल, वहां पे भी नहीं पहुंच पाती है। बेसमेंट वॉल, जहां पे बेसमेंट में कॉम्पैक्शन करना होता है, तो आप देखोगे कि बेसमेंट में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। और फिर ट्रेंच फिल, ट्रेंच फिल का मतलब ये होता है कि कहीं पे कोई गड्ढा था साइड से और उसमें छोटी सी खाई टाइप का उसको कॉम्पैक्ट करना होता है, तो वहां पे भी मशीनरी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो बस ऑप्शन में जानते हो कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ये बोलेगा इन कन्फाइंड एरिया वेयर द ट्रेंच फिलिंग विच इक्विपमेंट्स इज नेसेसरी। 4 ऑप्शन बना के देगा, रैमर देगा, टेम्पर देगा या कुछ और दे देगा, तो उस तरीके से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज नेक्स्ट स्मूथ, स्मूथ स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ उसके जो व्हील हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर, ये क्रश्ड रॉक के लिए सुटेबल होता है। किसके लिए? क्रश्ड, ध्यान दीजिएगा, क्रश्ड रॉक है, रॉक की बात नहीं कर रहे, मतलब जो पिसी हुई रॉक होती है, जो टूटी फूटे पत्थर होते हैं, उसे कहते हैं क्रश्ड रॉक। ग्रेवल, ग्रेवल के लिए भी सुटेबल है। उसके अलावा और किसके लिए सुटेबल है? दैट इज सैंड, सैंड, सैंड के लिए भी सुटेबल है। बैलास्ट, बैलास्ट आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक पे यूज होता है, पत्थर यूज होते हैं, बैलास्ट। फिर है नॉट फॉर, नॉट फॉर, नॉट फॉर एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट के लिए यूज नहीं होता है, नॉट फॉर एम्बैकमेंट। ठीक है, नॉट फॉर सॉफ्ट सबग्रेड, नॉट फॉर सॉफ्ट सबग्रेड, मतलब जहां पे सॉइल आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट सबग्रेड, वहां पे नहीं यूज करना है। और यूनिफॉर्म सैंड, यूनिफॉर्म सैंड में भी इसका यूज नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म सैंड, यूनिफॉर्म सैंड नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब ये स्मूथ व्हीलर रोलर का काम ये होता है कि जहां पे पार्टिकल, इसमें सभी प्रकार के जब पार्टिकल अवेलेबल होते हैं तो ये काफी ज्यादा उसको डेंस कर देता है। मान लो वेल ग्रेडेड है तो उसको बहुत आसानी से ये कॉम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये रोड कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है। कहां पे यूज होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बताइए कि आपका क्रश्ड रॉक ग्रेवल के लिए कौन सा रोलर सपोर्ट सही रहेगा, तो स्मूथ व्हील्ड रोलर आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड नंबर, दैट इज पिनोमेटिक टायर्ड रोलर। पिनोमेटिक, पिनोमेटिक टायर्ड रोलर। अब फ्रेंड्स खास बात ये हो जाती है इसकी कि पिनोमेटिक टाइप, एक बार एक काम करिएगा, जो भी मैं लिखा रहा हूं इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी आप गूगल पे एक बार इमेज जरूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पिनोमेटिक की रोलर कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है। तो हो सकता है कि कभी रोड बनते हुए आपने देखा होगा, तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में चीजें आ जाएंगी। तो एक बार गूगल सर्च कर लेना, उसकी इमेज जरूर देख लेना। ठीक है, फिर ये जो सुटेबल होता है, ये सैंड, सैंड ग्रेवल, सैंड ग्रेवल, सिल्ट, सिल्ट एंड क्ले, इसके लिए ये सुटेबल होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद है क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ ऑल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, जहां पे ऑल कंप्रेसिबिलिटी मतलब हाई हो लो हो सबके लिए सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, नॉट suitable, not suitable for uniformly, not suitable for uniformly graded soil, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्मली सॉइल के लिए सुटेबल क्यों नहीं था, तो इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको। इसका जो यूज होता है, ये जो सबके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका पॉइंट यहां पे मैंने लिख दिया, इसको यहां पे, और आप देखोगे कि ये जो यूज होता है वो बेस, सब बेस, बेस सब बेस, एम्बैकमेंट्स में इसका यूज होता है। उसके अलावा हाईवेज, हाईवे में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हाईवेज, एयरफील्ड्स, एयरफील्ड का मतलब यह है जी जो रनवे बनाया जाता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो रनवे, रनवे जिसपे एरोप्लेन दौड़ता है, दैट इज कॉल्ड रनवे, ठीक है। और अर्दन डैम, अर्दन डैम, अर्दन डैम में जब आपने कोर को कंपैक्ट किया था, कोर ऑफ अर्दन डैम, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे हमने अभी डिस्कस किया था कि वेट ऑफ ऑप्टिमम करोगे, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम करोगे, तो जो अर्दन डैम होता है उसका जो कोर होता है उसको हम लोग पिनोमेटिक पैड रोलर से क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सैंड के लिए भी सुटेबल होता है, ग्रेवल के लिए भी सुटेबल होता है, सिल्ट के लिए भी होता है, क्ले के लिए भी होता है। अब आप क्ले के लिए इसलिए मान सकते हो क्योंकि अर्दन डैम में क्ले का ही कोर बनाया जाता है, तो इस तरीके से चीजों को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहां पे फोर्थ वन, दैट इज सीप फुट रोलर। सीप फुट इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि जो इसका फुट रहता है रोलर का, वो जैसे जो आपकी सीप होती है, भेड़ होती है, उसका जो पैर का शेप होता है सेम वैसे इसका बनाया जाता है। तो दैट इज ये जो सुटेबल होता है हमारा, दैट इज फॉर क्लेई सॉइल, दैट इज अभी तक हमने बात की पिनोमेटिक टाइप के बारे में, ठीक है। अब ये जो सुटेबल होता है वो क्लेई सॉइल के लिए होता है, किसके लिए होता है, क्लेई सॉइल के लिए होता है, ये याद रखना आपको। क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल, उसके बाद क्लेई सैंडी, क्लेई सैंड, क्लेई सैंड का मतलब दोनों का मिक्सचर है, सिल्टी क्ले मतलब सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है, सिल्टी क्ले। जो मैं लिखा रहा हूं सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल कंप्रेसिबिलिटी, ऑल कंप्रेसिबिलिटी, सभी प्रकार की कंप्रेसिबिलिटी के लिए सुटेबल होता है। और ये भी जो है कोर ऑफ अर्दन डैम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो देखो यहां पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सीप फुट रोलर होता है इसका अगर मान ले कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सीप फुट रोलर कहां पे यूज होता है, तो ज्यादातर ये आपका अर्दन डैम में यूज होता है कोर बनाने में। लेकिन अगर ऑप्शन में सीप फुट नहीं है और आपको पिनोमैटिक दिया है, तो वहां पे क्या कर सकते हो कि अगर पिनोमैटिक टायर्ड रोलर भी दिया है तब भी आप उसको वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे भी क्या है, क्ले है, और क्ले के केस में आप इसको जब कंपैक्ट कर सकते हो तो कोर ऑफ अर्दन डैम हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा है, ये मोस्ट ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा यूज किया जाएगा जब कोर ऑफ द अर्दन डैम होगा, उसमें आपका देखोगे कि जो सीप फुट रोलर होगा वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये चीजें हम बहुत ही डीप में जाके लिखें, और उसके बाद में अगला जो आपका आता है कुछ और हैं जिनके बारे में यहाँ पे मैं ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले से अच्छे से इनको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक बात और बताई, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं। देखिए ये याद करना तो बहुत ही आसान है कि कन्फाइंड एरिया होगा तो आपको सबसे अच्छा है रैमर या टेम्पर या फ्रॉग हैमर से यूज करोगे। उसके बाद स्मूथ व्हील्ड रोलर अगर रहता है तो उसमें क्रश्ड रॉक का मतलब सभी प्रकार के पार्टिकल उसमें रहने वाले हैं। ग्रेवल, सैंड, बैलास्ट, नॉट फॉर एम्बैंकमेंट,
ठीक है। एम्बैंकमेंट के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट फॉर सॉफ्ट सबग्रेड, मतलब सॉफ्ट का मतलब क्ले या सिल्ट के लिए ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये स्मूथ व्हील्ड रोलर होता है, इसलिए इसका ऐसा क्ले में इसलिए नहीं करते क्योंकि जब रोल करता है तो उसमें क्ले चिपक जाती है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जैसे रोड आप बनाते हुए देखा होगा कभी, जब बजड़ी वगैरह पानी वगैरह डालते हैं तो इसी से यूज करते हैं ज्यादातर, स्मूथ व्हील्ड रोलर। यूनिफॉर्म सैंड के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। फिर आता है पिनोमैटिक टायर्ड रोलर, ये सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले के लिए यूज कर सकते हो। अब बहुत अच्छा याद करने का एक तरीका मैं बता सकता हूं, कैसे? जब सीप फुट रोलर है तो सीप फुट जो रोलर होता है, ऐसा समझ लो जो सीप होता है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो सीप भेड़ होती है उसकी क्या कहते हैं, जो भी उसके ऊपर कॉटन होता है या जो भी उससे ऊन निकलती है, तो आप देखो उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। और कौन सी सॉइल मुलायम होती है? क्ले सॉइल बहुत मुलायम होती है। इसका मतलब जितनी भी सॉइल्स आपकी सॉफ्ट होंगी, जैसे सैंड, क्ले, सिल्ट, ये सब सॉफ्ट सॉइल होती है, क्योंकि इसको छूने पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दिखाई पड़ती है। तो ये मान के चलिएगा कि जितने भी स्मूथनेस वाली सॉइल्स हैं उनमें सब में कौन सा यूज होगा? सीप फुट रोलर। तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स ये नोट्स में एकदम मेंशन कर लीजिएगा, ये चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ ये चीज़ें एक साथ आप लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं। जब आप कॉम्पैक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगी। और हर के जैसे जो भी इक्विपमेंट किसके लिए सुटेबल है उसके पीछे एक रीजन जरूर है कि भाई ये इक्विपमेंट क्ले के लिए क्यों नहीं सुटेबल है, उसकी एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है? मान लिया कि एक ऐसा रोलर आप लेके आए और हो सकता है कि आप क्ले पे कॉम्पैक्ट कर रहे थे, लेकिन क्ले क्या होता है, क्ले का रिमोल्डिंग मतलब रिमोल्डेड ज्यादा होती है क्ले। मतलब क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स होता है उसमें तो क्ले में कोहेशन होता है, तो इसकी वजह से जो भी रोलर होगा, रोलर के पेरीफेरी पे क्ले बहुत जल्दी चिपक जाएगी, तो उसका कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात, क्ले के पार्टिकल बहुत ही क्लोजर होते हैं और उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्ले के केस में स्पेशल टेक्निक अपनानी पड़ती है, जो कि सीप फुट रोलर का यूज हम लोग करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, कुछ और हैं इसी से रिलेटेड जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है दैट इज वाइब्रेटरी रोलर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नेक्स्ट हमारा होगा फोर्थ, दैट इज वाइब्रेटरी रोलर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइब्रेटरी रोलर। सैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हो इस पे एकदम ट्रिपल स्टार, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया कि वाइब्रेटरी रोलर सैंड क्यों यूज किया जाता है, अभी मैं रीजन भी बताऊंगा। ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर बेस कोर्स, ग्रेनुलर बेस कोर्स। जो ग्रेनुलर होता है जैसे ग्रेवल है, सैंड है, उसके केस में आप यूज कर पाओगे। इसका जो यूज होता है बेस कोर्स में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? बेस कोर्स, ठीक है। बेस कोर्स कॉमा एम्बैंकमेंट फॉर एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक, ऑयल स्टोरेज टैंक, ठीक है, ऑयल स्टोरेज टैंक। और इसमें जो फाउंडेशन बनाया जाता है सैंड फाउंडेशन बनाया जाता है। नीचे क्या रखा जाता है? सैंड, जो ऑयल का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सेल बहुत जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा डेंसिफाई हो जाती है। क्योंकि देखो सैंड के केस में आपने वाइब्रेटर क्यों यूज़ किया, इसका एक रीज़न बताता हूँ। देखिए हर इक्विपमेंट पढ़ने से पहले आप उसको थोड़ा रीज़न समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। कैसे? अब जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, मान लिया सैंड आपने ले लिया, सैंड में पहली बात तो कोहेशन नहीं होता है। तो कोहेशन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि सैंड में जब आप उसको वाइब्रेट कराओगे तो सैंड जहां जहां अपना खाली स्थान मिलेगा उसका पार्टिकल जा करके वहां पे स्टेबल हो जाएगा। तो सैंड के केस में कोहेशन तो होता नहीं। क्ले के केस में आप वाइब्रेट कराओगे तो पता चला पार्टिकल इधर उधर जा ही नहीं रहा है। लेकिन सैंड के केस में आप देखोगे जब आप वाइब्रेशन दोगे बाहर से कहीं से भी करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसका पार्टिकल इधर उधर भाग रहा है। और वो भागेगा कहाँ? जहां जहां उसको जगह मिल जाएगी, खाली जगह मिल जाएगी, खाली वाइड मिल जाएगा, वहां पे जाकर के वो अपना स्थान घेर लेगा, ठीक
ठीक है। तो इसलिए सैंड के केस में, ग्रेवल के केस में जो ग्रेनुलर सॉइल होती है वहां पे वाइब्रेटर यूज कर सकते हो। क्ले के केस में नहीं कर सकते क्योंकि क्ले में क्या होता है, कोहेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप, मैं इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, सपोज दैट दिस इज द, मान लिया इसको मैंने वाइब्रेटर यूज किया बाहर से, मान लिया कोई वाइब्रेटर यूज किया, इसको वाइब्रेट करा रहे हैं, तो सपोज दैट कि आपके ये सैंड के पार्टिकल हैं, मान लिया इस तरीके से, जब आप वाइब्रेट कराओगे तो मान लिया ये पार्टिकल हैं, सपोज दैट पहले वाइब्रेट करा रहे तो ये डेंसिफाई होना शुरू हो जाएंगे, आपस में क्लोजर आना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन क्ले का पार्टिकल होता तो आपस में पहली बात वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि कोहेशन के कारण ये ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिड रोलर होता है 6 नंबर, ये तो 5th नंबर था। एक होता है ग्रिड रोलर, इसमें ग्रिड बने होते हैं, ठीक है, ग्रिड जाली लगी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड रोलर। ये होता है वेल ग्रेडेड कोर्स सॉइल, वेल ग्रेडेड कोर्स सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक का मतलब समझते हो, जिसका वेदरिंग हो गया हो, जो डिसइंटीग्रेट हो गई हो रॉक या जो टूट गई हो, दैट इज कॉल्ड वेदर्ड रॉक, इसको क्या बोलते हैं, वेदर्ड रॉक। उसके अलावा क्रशिंग, क्रशिंग ओवर साइज मटेरियल, ओवर साइज मटेरियल, क्रशिंग ओवर साइज मटेरियल नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल for, not suitable for clay soil, suitable for clay soil, ठीक है। सिल्टी क्ले, जहां पे स्मूथनेस आ गई अब उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। सिल्टी क्ले, यूनिफॉर्म सॉइल, यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बताया था, आपने क्या पढ़ा था, जो सीप फुट रोलर होता है वो सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल होता है। सीप का मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब जो है क्ले होगा, सिल्ट होगा। लेकिन ये जो ग्रिड रोलर है ये नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल एंड सिल्टी क्ले, तो इसीलिए ये यूज किया जाता है। ग्रिड होते हैं, ग्रिड से क्या होता है कि क्ले, देखिए ग्रिड का मतलब ये है कि सपोज दैट कि एक आपने रोलर बनाया, सपोज दैट दिस द रोलर, तो इसमें क्या कर देते हैं, ग्रिड बना देते हैं, कुछ इस तरीके से ग्रिड्स बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही क्ले में जाता है तो इसके ऊपर क्या है, क्ले आसानी से चिपक नहीं पाती है। ये ग्रिड सहित के इसकी वजह से इस पे चिपक ज्यादा नहीं पाते हैं, इसलिए ग्रिड का यूज किया जाता है। तो एक तरीके की जाली बनी होती है उसके पेरीफेरी के ऊपर, जिसकी वजह से क्ले वहां पे चिपक नहीं पाता है, तो इसलिए वो सुटेबल भी नहीं रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो है सब ग्रेड, ये जो सुटेबल होता है वो सब ग्रेड, सब ग्रेड कॉमा सब बेस के लिए सुटेबल होता है। मतलब जो ग्रिड वाला रोलर यूज हम लोग कर रहे हैं वो सब ग्रेड जो सॉइल आपको दिखाई पड़ रही है वहां पे ज्यादा यूज किया जाएगा, जो सब बेस होगा वहां पे आप ज्यादा इसका यूज करोगे। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। क्या वाइब्रेटरी में एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, सैंड, ग्रेवल के लिए सुटेबल होता है। सीप फूट सबसे आसान है, सीप का मतलब सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, क्ले या तो सिल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद पिनोमैटिक था, तो पिनोमैटिक में सैंड भी आ जाता है, ग्रेवल भी आ जाता है, सिल्ट भी आ जाता है, क्ले भी आ जाता है। पिनोमैटिक का मतलब है ऑल टाइप की सॉइल आ जाते हैं, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम लोग और भी जो चीजें पढ़े आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से याद करना आसान है, 4 ऑप्शन दिया गया होगा एग्जाम में, आप कर पाओगे। उसके बाद आपने अभी देखा कि जो हम लोग राइमर यूज कर रहे थे, ठीक है, वो भी बहुत आसानी से आप जहां पे ट्रेंचेज होती हैं वहां पे हम लोग इसका यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से चीजों को आप रिमेंबर कर पाओगे। अब हम लोग कुछ खास बात टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है, क्योंकि अब देखिए हमारा कॉम्पैक्शन लगभग एंडिंग की तरफ है, हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा बहुत और जो टॉपिक है कवर अप करते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। इस पे गेट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए इसके ईएस में, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से इक्विपमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, गेट का न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड है लगभग। सॉइल के बेसिक गामा सैचुरेशन, गामा बल्क, गामा ड्राई, वही सब फार्मूले यहाँ पे भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में यहाँ पे डील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है रिलेटेड विद द रिलेटिव कॉम्पैक्शन
और उसके अलावा प्रॉक्टर नीडल टेस्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, लास्ट है टॉपिक हमारा, इसको एंड करते हैं, दैट इज प्रॉक्टर नीडल मेथड। प्रॉक्टर नीडल मेथड, अब इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि प्रॉक्टर नीडल मेथड कहाँ यूज करते हो, तो इसका यूज हम लोग कॉम्पैक्शन में ही करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एंड मॉइस्चर कंटेंट रिलेशनशिप मॉइस्चर कंटेंट रिलेशनशिप इज established, ठीक है, that is established in the laboratory and by calculating the penetration resistance for field soil we obtain moisture content ठीक है, ये पता कर लेते हैं कि कितना पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस उसमें आता है। तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इक्विपमेंट्स को हम बनाते हैं, दैट इज इक्विपमेंट, जो भी है हमारा प्रॉक्टर टेस्ट उससे हम लोग करते हैं, दैट इज कुछ ऐसा शेप इसका रहता है, दैट इज दिस शेप। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनाया जाता है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, इस तरीके से इसका इक्विपमेंट जो है कुछ बनाया जाता है। फिर जा करके आप इसको पेनिट्रेट करते हो सॉइल सैंपल में, कुछ इस तरीके से रहता है, दिस इज द इक्विपमेंट। ठीक है, इसके ऊपर एक स्केल बनी होती है यहाँ पे, दिस इज द स्केल, इस तरीके से स्केल रहती है। ठीक है, स्केल रहती है। सॉइल सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, ये सॉइल सैंपल बना देते हैं कि यहाँ पे दिस इज द सॉइल, ठीक है, दिस इज द सॉइल, और इसमें क्या करते हैं, पेनिट्रेशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर कोई सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका पेनिट्रेशन कम होगा। तो ये प्रॉक्टर नीडल टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्टर नीडल इक्विपमेंट। ठीक है, इससे हम लोग करते हैं, इससे पेनिट्रेशन करते हैं, अगर जितना पेनिट्रेट हुआ स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें ग्राफ बनता है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, कॉम्पैक्शन का हमने क्या किया, ये कर्व बन गया। उसके अलावा जो इसका डेंसिटी का कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, दिस इज द इन फील्ड पेनिट्रेशन कर्व, पेनिट्रेशन कर्व डिक्रीजिंग क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट दिस इज द एक पॉइंट मानता हूं, दैट इज सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, वाटर कंटेंट है, दिस इज द वाटर कंटेंट, ठीक है, और गामा डी के बीच में आप क्या कर दिए, ग्राफ खींच दिए। अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप ये बताइए, ये इन फील्ड पेनिट्रेशन कर्व है। देखिए अब आप ये बताइए, जितना मॉइस्चर इसमें कम रखोगे, अब मॉइस्चर देखो कैसे इसको रिलेट कर पाते हैं, ये मॉइस्चर कंटेंट है जो कि वाटर कंटेंट एक्स एक्सेस पे, और ये आपकी क्या है, डेंसिटी है। आप देखोगे कि एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आती है जिसपे आपका सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको मिलती है, दैट इज गामा डी मैक्स मिलता है। ठीक है, गामा डी मैक्स। अब आप ये बताइए, जितना मैं ग्राफ के इधर आऊंगा, लेफ्ट साइड में आऊंगा इस एक्सिस पे, तो आप देखोगे कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो आप देखोगे डेंसिटी आपको वाई एक्सिस पे क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूं, जितना मॉइस्चर कंटेंट मैं इधर बढ़ाऊंगा, मॉइस्चर जब ज्यादा कर दोगे इसी सॉइल में, देखिए ये सॉइल है, इसमें जितना ज्यादा मॉइस्चर कर दोगे पेनिट्रेशन वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि भैया सॉइल जो है अब स्टिफ नहीं रह जाएगी, अब वो प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में जा रही है। अब जब सॉइल आपकी लिक्विड प्लास्टिक स्टेट में जाएगी तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये मैंने पेनिट्रेशन कर्व बनाया और ये मैंने किसका बनाया, कॉम्पैक्शन कर्व बनाया। तो कल को आपको एग्जाम में पूछ ले कि ये किसका कर्व है और ये किसका कर्व है, तो ये इन फील्ड पेनिट्रेशन कर्व होता है और ये क्या होता है, कॉम्पैक्शन कर्व होता है। ये कौन सा होता है, कॉम्पैक्शन कर्व। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना। अब फ्रेंड्स हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ दैट इज रिलेटिव, इसी से रिलेटेड है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। ये क्या मुझे बताता है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन बोलो या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोलो और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, इसको क्या बोल सकते हो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और परसेंटेज, और नाम बड़े इंपॉर्टेंट, और परसेंटेज ऑफ, नाम याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन, कितना कॉम्पैक्शन आपने किया उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, उस सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे आसानी से बता सकूँ। ये तो बस सिर्फ एक सिंपल कर्व था जिसको आपको ध्यान देना। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे इससे रिलेटेड कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, कैसे उसको हम लोग निकालते हैं, क्या फार्मूले बनते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जो डिफाइन करने का तरीका है वो तरीका ये है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन के पहले हमें नाम पता चल गए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन देगा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन या रिलेटिव डेंसिटी भी दे देगा, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव कॉम्पैक्शन में डिफरेंस होता है। वहाँ पे ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपान ई मैक्स माइनस ई मिन होता था, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं, ठीक है। रिलेटिव वो वहाँ पे देखो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है ये फॉर बोथ सॉइल है, फॉर बोथ कोर्स ग्रेन प्लस फाइन ग्रेन सॉइल। इसका मतलब ये हो गया, ये जो है सैंड के लिए भी हो जाएगा, प्लस ग्रेवल के लिए भी हो जाएगा, प्लस क्ले के लिए भी हो जाएगा, प्लस सिल्ट के लिए भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन जब मैंने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिव डेंसिटी था, रिलेटिव थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखोगे चीज़ों को तो अच्छा याद रहता है। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल में मैंने क्या बताया था, दैट इज हो सकता है ग्रेवल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है। तो ये सब पैरामीटर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन को मैं RC से डिनोट करता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ गामा डी फील्ड, it is the ratio of gamma d field upon gamma d max lab, ठीक है। तो ये रेशियो होता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम में कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन किन दो डेंसिटीज का क्या कहते हैं रेशियो होता है, तो गामा डी फील्ड अपॉन गामा डी मैक्स लैब। याद करने का तरीका, मैं जब वहाँ पे भी पढ़ा रहा था रिलेटिव डेंसिटी, तो वहाँ पे भी मैंने चीज़ों के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे हम वहाँ पे डिस्कस किए थे, ये बताया था कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसको समझते कैसे हैं, गामा डी फील्ड है और गामा डी मैक्स लैब है। लैब में आप डेंसिटी ज़्यादा अचीव कर सकते हो एज कंपेयर टू फील्ड, क्योंकि फील्ड में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो इसलिए क्या है कि उसकी डेंसिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको लैब में करना है तो सारे इक्विपमेंट्स, वाटर कंटेंट, सब कुछ आप आसानी से बहुत ही एक्यूरेट निकाल पाओगे। तो इस वजह से ये रेशियो हमेशा क्या होता है कि आपका 100 से कम आता है। अब याद करने का तरीका देखो, कभी भी ये जब 100 से ज़्यादा नहीं होता है तो हमेशा गामा डी मैक्स लैब जो आएगा डेंसिटी वो हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। मान लिया ये अगर गलती से भी आपने ऊपर लिख दिया गामा डी मैक्स ऊपर और गामा डी फील्ड नीचे कर दिया तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिलेटिव कॉम्पैक्शन की, रिलेटिव कॉम्पैक्शन एक और फार्मूला होता है 80 + 0.2 × RD।
ठीक है, ये याद रखिएगा, मैथमेटिकली फॉर्म है। एक और फार्मूला होता है जो कि रिलेटिव डेंसिटी से रिलेट करा सकते हो, एक पैरामीटर होता है, रिलेटिव डेंसिटी से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं। अब ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी जनरली मतलब एग्जैक्ट तो नहीं निकलता है, अप्रॉक्सीमेट सही निकल के आ जाता है कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आप अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव कंपैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो आईडी है, वो आईडी क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और ये वैल्यू परसेंटेज में आपको रखना है। किस में रखना है, परसेंटेज में। तो कल को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए कि आईडी की वैल्यू 10% है, 20% है, तो आप रिलेटिव कंपैक्शन बहुत ही आसानी से वहां पे निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स कुछ हम बात करते हैं मैथमेटिकल चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें कैसे निकलती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ों को अब डील करेंगे, यहाँ पे लिखते हुए कि कैसे हमारा एक फार्मूला जनरल फॉर्म बन पाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, अगला जो डिस्कशन है हमारा वो रिलेटेड विद द दैट इज, अगर आप देखोगे नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज, यहां पे रिलेटिव कंपैक्शन से चलते हैं। रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू गामा डी फील्ड अपान गामा डी मैक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब फ्रेंड्स रिलेटिव कंपैक्शन अगर आपको परसेंटेज में लाना था तो आप इसको 100 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें गामा डी फील्ड, आप ये बताइए कि ड्राई डेंसिटी का एक जनरल फार्मूला आपने पढ़ा था क्या, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 + E। तो हम यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात करूँ तो गामा डी अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दैट इज जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + E लिख सकता हूँ। उसके बाद में आता है गामा डी, दैट इज गामा डी, यहाँ पे मैक्स है, गामा डी मैक्स है, दैट इज गामा डी मैक्स, ये लैब की बात हो रही है। तो जो गामा डी मैक्स आएगा दैट इज लैब में अगर मैं बात करूँ, आप ये बताइए जो गामा डी मैक्सिमम जब आपको ऑब्टेन होता है तो उस केस में आपका वाइड रेशियो मिनिमम होता है। तो आप लिख सकते हो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + E मिनिमम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई मिनिमम मैंने क्यों लिखा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब वाइड रेशियो किसी भी सॉइल में बहुत ही कम होगा, लगभग मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, तो वहां पे आपको डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैंने बता दिया। अब ये रिलेटिव कंपैक्शन का एक जनरल फॉर्म अगर आप देखोगे तो पहले फील्ड को लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + E, फिर मैंने रेशियो, फिर क्या लिखूंगा, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + E मिनिमम। ठीक है, आप देखोगे कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव कंपैक्शन का एक टर्म आएगा दैट इज 1 + E मिनिमम, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, 1 + E मिनिमम डिवाइड बाई 1 + E, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि एक जनरल फार्मूला बन गया। क्या कल को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, मिनिमम वाइड रेशियो दे देगा और वाइड रेशियो इन द फील्ड दे देगा और पूछेगा बताओ कि रिलेटिव कंपैक्शन कितना आया, तो आप क्या करोगे, 1 + E मिनिमम कर दोगे और 1 + E कर दोगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब अगला पार्ट कंपैक्शन का डील करते हैं, जो कि कंपैक्शन से ही रिलेटेड है। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग बात करेंगे कंपैक्शन फॉर डीपर लेयर। अभी तक क्या था, हमने डील किया था जो भी लेयर थी सैलो डेप्थ रहते 2 मीटर 4 मीटर ऐसे रहता है, लेकिन आज अगर आपके पास डीपर लेयर है उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसमें है पहला कंपैक्शन फॉर डीपर लेयर बाय प्रोपोर्टेशन सुटेबल फॉर ग्रेनुलर सॉइल लाइक सैंडी सॉइल के लिए हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, दिस द सैंडी सॉइल, याद रखिएगा किसके लिए यूज करते हैं, सैंडी सॉइल के लिए। कॉम्पैक्ट सैंड डिपोजिट अप टू 30 मीटर डेप्थ, मतलब अगर कोई भी डिपोजिट आपका 30 मीटर रहता है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए में क्या कराते हैं कि हैवी वेट को हम लोग क्या करते हैं इसमें डंप करते हैं या गिराते हैं, जिससे इसको कॉम्पैक्शन करते हैं। छोटा सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बाइब्रो, देखो बाइब्रो जहाँ पे भी लगे ध्यान रखिएगा, या तो ग्रेनुलर सॉइल होगी, सैंड हो सकती है या ग्रेवल हो सकती है, क्ले तो कभी नहीं हो सकती है। तो बाइब्रो जहाँ पे भी टर्म यूज हो समझ लेना कि सैंडी या ग्रेवल सॉइल की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रॉपिंग ऑफ हैवी वेट
कैन बी यूज फॉर कंपैक्टिंग द कोहेसिव एज वेल एज कोहेशनलेस सॉइल लाइक दैट इज सैंड और ग्रेवल, कुछ भी हो सकता है। तो हैवी वेट का यूज़ करके ड्रॉप करके ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग काफ़ी डीपर स्ट्रेटा की जो भी सॉइल रहेगी, क्ले भी हो सकती है और आपकी सैंड भी हो सकती है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो। ब्लास्टिंग अगर आपको करनी है कहीं पे, क्या होता है कई बार की कॉम्पैक्शन करना होता है, मान ले बहुत बड़ा ढेर, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कोई ढेर है, आपका मिट्टी बहुत ऊंचाई पे लगी हुई है, सपोज दैट कि एक लूज मटेरियल है जो कि ऐसे है, ठीक है। मान ले मैं यहाँ पे ब्लास्ट करा दूंगा, मान ले कोई मटेरियल से ब्लास्ट कराऊंगा, तो इसमें चीज़ें क्या है, बाहर की तरफ निकलेंगी। जब बाहर की तरफ निकलेंगी तो ये देखोगे कि जहाँ पे भी उसको जगह मिल जाएगी तो ये लूज मटेरियल यहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा इस तरीके से। तो ब्लास्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि जब लूज ग्रेनुलर सॉइल हो उसी के लिए आप इसको कर सकते हो। ओके, अब फ्रेंड्स कुछ इसी से रिलेटेड हम जीरो एयर वाइड लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें, ताकि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ना रुके, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बता दें कि जीरो एयर वाइड लाइन में कि आपको यहाँ पे वो लीनियर लाइन होती है कि नॉन लीनियर लाइन होती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो दैट इज़ रिलेटेड विद द, डील करेंगे हम लोग क्या कि अगर आपका ये यहाँ पे जीरो एयर वाइड लाइन के बारे में थोड़ा सा हमें पता हो जाएगा तो हम क्वेश्चन गेट ईएस लेवल के भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सपोज दैट कि मैं बात करूँगा जीरो एयर, पहले पढ़ चुका हूँ फिर भी थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जीरो एयर वाइड लाइन, ये कंपैक्शन कर्व है, ठीक है। दिस इज द, यहाँ पे क्या रहता है, वाटर कंटेंट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, गामा डी रहता है। ओके, सपोज दैट कि आपने कर्व बनाया, इस तरीके से आप इसमें कर्व बनाते हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं जीरो एयर वाइड लाइन, और ये जो लाइन होती है लाइन ऑफ ऑप्टिमम होती है, जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को जोड़ने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। तो दिस इज द OMC सपोज दैट 1, दिस इज द OMC सपोज दैट 2, इसको बोल देते हैं OMC 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट दिस द E1 इफर्ट लगाया था, E2 इफर्ट लगा दिया। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग सपोज दैट गामा D2 मिल गया और इसके करस्पॉन्डिंग सपोज दैट आपको गामा D1 मिल गया। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें कर पाओगे। और इसको क्या बोल पा रहे हैं, जीरो एयर वाइड लाइन, जीरो एयर वाइड लाइन आर 100% सैचुरेशन लाइन। इसको क्या बोल पाते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन बोलते हो आप, ठीक है। ये दिस इज द नॉन लीनियर लाइन, मैं इसको बनाता जरूर हूँ लेकिन ये थोड़ा सा नॉन लीनियर ही रहती है, नॉन लीनियर लाइन रहती है। कैसी रहती है, नॉन लीनियर लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब ये नॉन लीनियर कैसे है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम। लाइन ऑफ ऑप्टिमम और जीरो एयर वाइड लाइन दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो ऑर्डिनेट होता है वो लगभग हर जगह बराबर होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, लाइन ऑफ ऑप्टिमम एंड जीरो एयर वाइड लाइन आर पैरेलल टू each other, are parallel to each other, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये पैरेलल तो हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये कभी भी जो लाइन है ये आपस में कभी भी, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये थोड़ा सा कर्वेचर होती है। अब इसको देखते कैसे आता है। आपने पढ़ा गामा डी इजकल टू 1 माइनस ईटा ए इंटू जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। आपने क्या पढ़ा, ईटा ए इजकल टू 0 फॉर जीरो एयर वाइड लाइन, जीरो एयर वाइड लाइन, ठीक है। जीरो एयर वाइड लाइन के लिए ईटा ए क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपने पढ़ा था अगर ये 0 है तो एस इजकल टू 1, दैट इज 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पुट करोगे गामा डी इजकल टू जी इंटू गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ए। अब देखिए फ्रेंड्स, ईटा ए की वैल्यू आपने क्या कर दिया, 0। अब फ्रेंड्स आपको एक और रिलेशन पता है, जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई।
तो आप क्या पुट कर पाते हो, दैट इज एस इजकल टू 1 ओके जी इंटू डब्ल्यू, तो ई की वैल्यू आ जाती है जी इंटू डब्ल्यू। तो आप और एक फार्मूला बना सकते हो क्या, गामा डी इजकल टू, दिस इज द गामा डी इजकल टू, दैट इज गामा डी इजकल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस जी डब्ल्यू, क्योंकि ई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, दिस। अब फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तभी वैलिड होगा फार्मूला जब आपका जीरो एयर वाइड लाइन के लिए आप बात करोगे, क्योंकि जब तक जीरो एयर वाइड नहीं होगा आप कभी भी वाइड रेशियो को जी इंटू गामा डब्ल्यू जी इंटू डब्ल्यू आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जब जीरो एयर वाइड होता है तभी 100% सेचुरेशन अचीव होता है। ये तभी होता है जब आप कंपैक्शन कंप्लीट कर चुके होते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो ड्राई एयर होती है वो निकल चुकी होती है और वहाँ पे क्या हो सकता है, मॉइस्चर इंटर कर जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं 100% सेचुरेशन लाइन। अब फ्रेंड्स आप देखिए जो गामा डी है इसका जो रिलेशन है जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। आप देख सकते हो जी कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट है, जो गामा डी है वो वेरी कर रहा है 1 प्लस ई। इसका मतलब ये हुआ कि वाइड रेशियो और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1 अपान का है। इसका मतलब कभी भी अगर इसका रिलेशनशिप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इस तरीके से बनता, रेसिप्रोकल है इसलिए ग्राफ जो आएगा इसका हमेशा इस तरीके से आएगा। अब आप देख सकते हो इसका जो कर्व मैंने बनाया वो ऐसे ही कुछ बना हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है, मतलब वाइड रेशियो जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। लेकिन ये कर्व थोड़ा सा क्या होता है, कर्वेचर होता है, थोड़ा सा कर्वेचर आता है, लीनियर नहीं आता है, क्योंकि आपने भी पढ़ रखा था कि y बराबर 1/x का जो ग्राफ होता है लगभग कुछ इस तरीके से आता है। तो सेम कर्व यहाँ पे भी बनेगा। ओके, तो ये सब ऑल अबाउट आपका कंपैक्शन के बारे में था और आगे हम लोग डील करेंगे कुछ और टॉपिक, लेकिन आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।